चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। और इसके साथ साथ आज विश्व खेल पत्रकारिता दिवस की सभी खेल पत्रकारों को हार्दिक शुभकामनाएं। खेलों के रोचक किस्से में आज की कड़ी में मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं जिसमें कि खेल पत्रकारिता के अंदर जो बदलाव मैंने पिछले 30-31 साल की अपनी पत्रकारिता में देखे, या उससे पहले अपने पिता स्वर्गीय कमलेश थपलियाल जी की वजह से जो मैं खेल पत्रकारों के बीच में बचपन से ही रहा, तो मैंने बहुत बड़ा बदलाव का एक जमाना देखा है। तो वो सब मैं आपके साथ आज चर्चा करना चाहता हूँ उस बारे में। तो एक सबसे बड़ा बदलाव जो मैंने खेल पत्रकारिता में देखा वो ये कि जमाना था जब खेल पत्रकारिता के लिए सबसे अहम चीज होती थी खेल की इवेंट की रिपोर्टिंग, लेकिन वक्त के साथ साथ चीजें बदलती चली गई और इनकी जगह जो फीचर स्टोरीज हैं उन्होंने ज्यादा ले ली। मसलन कि अगर आज एक क्रिकेट मैच खेला जा रहा है तो उसकी कितनी रिपोर्टिंग होती है, किस तरीके से गेंदबाजी में बदलाव किए गए, कैसी गेंदबाजी की, सेशन दर सेशन किस तरह की गेंदबाजी हुई, किस तरह की बल्लेबाजी हुई, उससे ज्यादा जोर अगर कोई पत्रकार ये स्टोरी कर दे कि भाई मैच खेलने के बाद जिस खिलाड़ी ने परफॉर्म किया है वो अगर ये बता दे कि उसने सुबह क्या खाया था या किस मंदिर में जाके पूजा की थी या क्या विशेष टिप्स उसको किसी कोच से या किसी खिलाड़ी से या किसी अपने चाहने वाले से मिले थे जिसको उसने मैच में इम्प्लीमेंट किया, तो वो एक बड़ी स्टोरी हो जाती है और वो इवेंट के ऊपर हावी हो जाती है। और जो अखबारों के संपादक हैं वो भी ऐसी स्टोरीज को ज्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत मैच की रिपोर्टिंग के, क्योंकि वो कहते हैं भाई मैच तो आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, रेडियो पे उसकी कमेंट्री आ रही है, तो जिसको देखना है वो उसमें देख रहा है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो एक विशेष स्टोरी की उसकी महत्ता जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। एक ये सबसे बड़ा बदलाव आया। दूसरा बदलाव जो मैंने देखा कि हमने कई खेल पत्रकारों को अखबारों का संपादक बनते देखा और कई संपादकों को खेल की इवेंट्स कवर करते हुए देखा। इनमें अगर हम नाम लें तो स्वर्गीय प्रभात जोशी जो जनसत्ता अखबार में संपादक बने, उससे पहले वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार के चंडीगढ़ के संपादक रहे और शुरुआत में वो अपने करियर में खेल पत्रकार थे। और मैंने उनके साथ कई टेस्ट मैच दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी कवर किए। वो धोती पहन के आते थे उस स्टेडियम के अंदर और पूरी अपने एक एक चीज को बड़ी बारीकी से नोट करते थे और फिर उसकी रिपोर्ट करते थे। क्योंकि वो संपादक थे तो उनकी फ्रंट पेज से स्टोरियां छपती थी, तो इस तरह से वो खेलों को थोड़ा सा बढ़ावा ज्यादा मिलता था। विदेश में जाके भी उन्होंने रिपोर्टिंग की और उससे लेकिन एक चीज होता था कि भाई जो उनके अखबार के जो खेल के रिपोर्टर होते थे उनको थोड़ी सी निराशा होती थी, क्योंकि संपादक ही वहां पर जब कवर करने जा रहे हैं तो उनके लिए मौके कम हो जाते थे। तो ये एक बदलाव देखा। हिंदुस्तान अखबार के संपादक होते थे चंदूलाल चंद्राकर, तो चंदूलाल चंद्राकर भी कई बड़ी बड़ी इवेंट, ओलंपिक, एशियन गेम्स वगैरह उन्होंने कवर किए, तो वो वहां पर लिखा करते थे। तो एक बड़ी चीज थी भाई एक संपादक खेल की चीजों को कवर कर रहे हैं। तो खेल को काफी शुरुआत में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। हमने देखा कि बिजनेस के जो पेज होते थे उसके साथ खेल को बांट के डाला जाता था, आधा बिजनेस का खबरें और आधी खेल की खबरें। और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हिंदी अखबारों में भी एक की जगह 2-2 पेज खेल के होने लग गए। अंग्रेजी अखबारों में तो 4-4, 5-5 पेज हो गए और बहुत बड़े बड़े खेलों के डिपार्टमेंट बने। 10-10 लोग, 12-12 लोग अखबारों में काम करने लगे। तो एक बड़ा बदलाव ये देखा गया और खेल की जो स्टोरीज थी वो फ्रंट पेज पे ज्यादा छपने लग गई, जबकि पहले इस तरीके से नहीं होता था। बहुत कम स्टोरियां फ्रंट पेज से छपती थी। सिर्फ टेस्ट मैच जो होते थे वो फ्रंट पेज से छपते थे, या ओलंपिक और एशियन गेम्स जैसी स्टोरीज होती थी वो फ्रंट पेज से छपती थी। लेकिन इसके बाद छोटी छोटी स्टोरियां भी फ्रंट पेज पर उनको जगह दी जाने लगी। खेल की का जो एक बढ़ावा दिया मीडिया ने, और उसके बाद आपका जो दूसरे खेलों में हुआ कि एक जमाना हमने वो भी देखा अभी हाल के वर्षों का, पिछले 4-5 साल में अगर देखें तो बहुत से अखबार ऐसे शुरू हुए, चाहे वो छोटे रहे हो कैसे रहे, उन्होंने खेल पेज ही बंद कर दिया। और जब कोरोना की मार पड़ी तो उसमें खेल के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। किसी अखबार ने खाली 2 कॉलम खेल को जगह देनी शुरू कर दी, किसी अखबार 2-2 पेज देते थे उन्होंने आधे पेज शुरू कर दिए। लेकिन धीरे धीरे फिर स्थितियां अब सामान्य की तरफ होती बढ़ रही हैं। एक बड़ा बदलाव ये देखा कि बड़ी संख्या में जो महिला खेल पत्रकार हैं वो इस प्रोफेशन से जुड़ी और टीवी, रेडियो और अखबारों में खूब महिलाएं बतौर खेल पत्रकार नजर आती हैं। हालांकि उनकी संख्या उतनी पुरुषों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक ये बड़ा बदलाव तो आया ही है कि महिलाएं भी अब खेल पत्रकार के रूप में नजर आती हैं पूरी दुनिया के अंदर। और एक बदलाव अगर देखें कि कमेंट्री के हिसाब से
कि कमेंटेटर 99% गायब हो चुके हैं। सिर्फ जो पूर्व खिलाड़ी हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरी तरह से अपना अधिकार जमा लिया है। खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर अगर हम देखें कि जिस भी खेल की कमेंट्री होती है तो उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी या कोच है। एक बदलाव ये भी बड़ा नज़र आया कि जो खिलाड़ी चमकते हैं फील्ड खेलों के अंदर, उनके जो कोचेज हैं उनको टेलीविज़न पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग गए और वो लाखों रुपए कमाने लग गए। तो ये एक अच्छा बदलाव वहाँ यहाँ पर नज़र आया। और हमने खेल पत्रकारिता के दौरान मैंने खास तौर पर बहुत चीज़ें देखी। खिलाड़ियों को जो खेल पत्रकार हैं उनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होते हुए भी देखा, और साथ साथ हमारे इंडियन हॉकी फेडरेशन होती थी उसके प्रेसिडेंट बने थे केपीएस गिल, जो कि पंजाब पुलिस के डीजीपी थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल पत्रकारों को पिटते हुए भी देखा। पंजाब पुलिस के जवानों ने उनकी पिटाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट खत्म होते ही वहीं पे होटल के अंदर, उसी हॉल के अंदर। और एक तरफ जहां खेल पत्रकार ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित हुए, वो भी नज़ारा हमने देखा। विराट कोहली ने विदेश के अंदर एक भारतीय खेल पत्रकार को मिस आइडेंटिटी के केस में गालियां किसी और को देना चाहते थे, लेकिन पहचान की गड़बड़ी की वजह से किसी और खेल पत्रकार को दे गए और बहुत भद्दी गालियां उन्होंने दी, और मामला आसानी से किसी के जरिए उन्होंने माफी मांगी और मामला निपट गया। जबकि केपीएस गिल के खिलाफ वो एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि जब पत्रकारों की पिटाई हुई, 2 पत्रकार दिल्ली के स्टेट्समैन अखबार के थे, अखबार पूरी तरह अड़ गए, सारे खेल पत्रकार एकजुट हो गए। केपीएस गिल साहब का नाम छपना अखबारों में बंद कर दिया गया, खाली IHF प्रेसिडेंट छपता था। और इस विरोध को देखते हुए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्री नरसिम्हा राव, उन्होंने बिल्कुल उनको आदेश दिया कि आपको इस मामले को सुलझाना पड़ेगा, किस तरह से इसको निपटाओ। फिर केपीएस गिल ने स्टेट्समैन हाउस में जाके माफी मांगी और ये खेल पत्रकारों की बहुत बड़ी जीत उस समय मानी गई थी कि भाई खेल पत्रकार की पिटाई की तो केपीएस गिल ने अपने जवानों की तरफ से स्टेट्समैन हाउस में जाके माफी मांगी। सारे अखबारों में वो फोटोग्राफ छपी कि गिल स्टेट्समैन हाउस में आए कस्तूरबा गांधी मार्ग में, और उन्होंने वहां पर जाकर वहां पर माफी मांगी उनसे। तो ये बहुत बड़ी एक खबर थी। वहीं दूसरी तरफ अभी कुछ साल पहले विराट कोहली ने खुल के गालियां दी हैं खेल पत्रकार को, और मामूली सी माफी वो भी किसी और के जरिए मांगकर वो अपना बचकर निकल गए। हमने खिलाड़ी मैच फिक्सिंग में फंसते हुए देखे, और उसके बाद वो लाइव बैन उनके ऊपर लगा। लाइव बैन से हटकर वो सांसद भी बने और अपनी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पे भी बैठे। तो इस तरह से काफी चीजें देखी। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से अनुराग ठाकुर और सेक्रेटरी अजय शिर्के को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हटाया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि उन्होंने जो जस्टिस लोढ़ा पैनल की सिफारिशें थी उनको बीसीसीआई में लागू नहीं किया ढंग से। और ये ऐसा अपने आप में पहला वो था मामला कि भाई इस तरीके से उनको सुप्रीम कोर्ट के जरिए बीसीसीआई के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे अनुराग ठाकुर, उनको हटाया गया। सेक्रेटरी अजय शिर्के को हटाया गया। बीसीसीआई के ऐसे में आईपीएल को चलाने के लिए सुनील गावस्कर साहब को आईपीएल का अध्यक्ष बनाया गया। वैसे तब कोई सोच नहीं सकता था कि कोई खिलाड़ी इस तरीके से बनेगा। हालांकि पहले महाराज कुमार विजयनगरम भी हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिन्हें विजी के नाम से जानते हैं, लेकिन कोई ये सोच नहीं सकता था कि सुनील गावस्कर कभी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन शिवलाल यादव को एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए लगाया गया और सुनील गावस्कर साहब को आईपीएल चलाने के लिए लगाया गया। तो ये भी एक नज़ारा हमने देखा। तो इस तरह से खेल पत्रकारिता में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बदलाव देखने को मिले। पहले एक ज़माना था जब खेल की तमाम सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, प्रेस ब्रीफिंग होती थी, वो अंग्रेजी में होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब हिंदी चैनल बढ़े सन 2000 के आसपास, तो फिर हिंदी में ज़्यादा सवाल होने लग गए और खिलाड़ी जो है वो हिंदी बोलने को मजबूर होने लग गए। और हमने राहुल द्रविड़ को हिंदी की प्रैक्टिस करते हुए मैंने देखा, क्योंकि एक हिंदी टीवी चैनल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। मैच के बाद वो बात करते थे, तो उसके लिए वो सीढ़ियों के नीचे खड़े होकर हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनिल कुंबले को हमने एक स्टेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनते देखा, एक खिलाड़ी। साथ में जवाहर श्रीनाथ उनके सेक्रेटरी थे, वेंकटेश प्रसाद वाइस प्रेसिडेंट बने, और एग्जीक्यूटिव कमेटी में राहुल द्रविड़ जैसा खिलाड़ी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनिल कुंबले बेंगलुरु में हमने देखा कि वो एड्रेस कर रहे हैं, तो श्रीनाथ बगल में उनके हाथ बांधे खड़े रहते थे, और वेंकटेश प्रसाद भी वहां रहते थे, और राहुल द्रविड़ और श्रीनाथ जो है कुर्सियां भी लगवा रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और तारें जो नीचे बिछी हुई हैं उनको भी ठीक करने का काम कर रहे हैं।
तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त नज़ारा देखने को हमें मिला है इस खेल पत्रकारिता में इतने सालों में। तो काफ़ी बदलाव खेल पत्रकारिता के अंदर आए हैं। आज किसी खेल पत्रकार को खेल की ज़्यादा बारीक नॉलेज ना हो तो भी वो चल जाएगा, लेकिन एक ज़माना था जब खेल के पत्रकार के लिए खेल की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी था। आज वो इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो साइड की स्टोरीज करके ह्यूमन एंगल की स्टोरीज है उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा जोर रहता है। हमने खिलाड़ी खेल जो है खेल मंत्री बनते हुए देखे, राज्यों के खेल मंत्री बने। इस समय अगर हम देखें तो बंगाल के अंदर मनोज तिवारी जो क्रिकेटर थे बंगाल के, वो खेल मंत्री बने हुए हैं ममता सरकार के अंदर। और उससे पहले चेतन चौहान उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री बनाए गए थे, पूर्व टेस्ट ओपनर, बहुत नामी आदमी थे। लेकिन हमने खिलाड़ियों को खेल मंत्री बनते भी देखा, हटते हुए भी देखा। चेतन चौहान भी हटाए गए और उनको दूसरे मंत्रालय सौंपे गए। वहीं यहाँ पर ओलंपिक मेडलिस्ट राज्यवर्धन राठौर, उनको खेल मंत्री बनाया गया केंद्र सरकार के अंदर। और जब दोबारा मोदी सरकार आई तो उनको बिल्कुल वहां से हटा दिया गया। हमने उनके बारे में ये भी सुना, ऐसे खेल मंत्रियों के बारे में मतलब ये भी सुना है कि भाई वो खेल पत्रकारों के जरिए जासूसी करवाया करते थे कि उनके बारे में खेल पत्रकार क्या बोलते हैं, कौन खेल पत्रकार उनके बारे में उनकी आलोचना करते हैं। राज्यवर्धन राठौर ने एक बार कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हमारा दल जा रहा था, तो दिल्ली के हयात रेजेंसी होटल के अंदर सारे दल के खिलाड़ी अधिकारी तमाम मौजूद थे और उसमें गृह राज्य मंत्री के रूप में किरण रिजिजू साहब आए थे, साथ में राजनाथ सिंह जी भी आए थे। राजनाथ सिंह तो थोड़ी देर बाद चले गए। जब किरण रिजिजू वहां थे तो राज्यवर्धन राठौर खेल मंत्री थे उस समय, और उन्होंने बड़ी तारीफ की कि रिजिजू मेरा छोटा भाई और ये जो है खेलों के बारे में बहुत ज्ञान रखता है, और जब मैं पार्लियामेंट में सवालों के जवाब अगर देने हो कभी और मैं पार्लियामेंट में मौजूद ना हूं तो मैं रिजिजू के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता हूं, और इसे कोई तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसका खेल का प्रेम ऐसा है, इसको बड़ा खेल का ज्ञान है। तो राठौर को वो तारीफ ऐसी भारी पड़ी कि जब अगली सरकार आई, मोदी सरकार दोबारा जब पावर में आई, तो राज्यवर्धन राठौर कहीं मंत्री नहीं बन पाए और किरण रिजिजू को खेल मंत्री बना दिया गया। तो ये भी एक बड़ी चीज हमने यहाँ पर देखी खेल पत्रकारिता के अंदर कि एक खेल मंत्री ने दूसरे की तारीफ की और बन गए दूसरे, वही व्यक्ति जो है उन्हीं को आगे सुपरसीड करके खेल मंत्री बन गया। एक हमारी खेल मंत्री थी भाजपा सरकार में, वो उनको साध्वी थी तो उमा भारती, उनको हमने कभी अंग्रेजी बोलते देखते नहीं थे सार्वजनिक रूप से, लेकिन एक बार खेल मंत्रालय में आईसीसी के कुछ लोग आए हुए थे तो उनके साथ उनको अंग्रेजी बोलते हुए देखा, तो वो भी एक नई चीज थी क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से कभी अंग्रेजी बोलती नहीं थी। लेकिन वहां पर जब उनको अंग्रेजी बोलते हुए देखा तो खेल पत्रकारों के लिए थोड़ा सा एक अलग अनुभव था कि भाई ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो खेल पत्रकारिता ने पिछले 3 दशक के अंदर अगर हम देखें तो काफी बदलाव देखे हैं। हमने वो कप्तान देखे, मार्क टेलर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, 1996 का विश्व कप जयपुर में मैच था वेस्ट इंडीज के साथ। तो उनसे पूछा गया, उन दिनों इतना सब था नहीं, एजेंसीज पीआर एजेंसीज नहीं होती थी, कोई ऑफिशियल रिलीज ऐसी नहीं आती थी। तो मार्क टेलर से पूछा गया कि भाई हैव यू डिसाइडेड द 11, तो आप अपनी टीम हमें बता देंगे क्या है। तो उन्होंने कहा यस आई हैव डिसाइडेड 11 एंड इट इज अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर। मार्कस स्लेटर ठक ठक, मार्क टेलर टक टक करके वो 11 नाम एकदम बोल गया। ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया, कोई भी पत्रकार वहां नोट नहीं कर पाया। 12-13 पत्रकार वहां पर मौजूद थे, कोई भी उसको नोट नहीं कर पाया। तो मार्क टेलर से कहा गया कि भाई आप क्या रिपीट कर देंगे एक बार, काफी लोग नोट नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, somebody must have noted it down, तो you can take it from him, और कह के चल दिए एकदम। वहीं दूसरी तरफ आप इसका वो देखिए कि सचिन तेंदुलकर सन 2000 में कप्तान थे, तो एक वन ऑफ टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ था दिल्ली के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काफी था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग एकदम से सचिन के साथ ड्रेसिंग रूम के बाहर एकदम उनके ऊपर भीड़ हो गई पूरी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का तो रिकॉर्ड हो गया, प्रिंट मीडिया के लोग पीछे रह गए। उसके बाद हमारे एक पत्रकार ने जाके सचिन तेंदुलकर से कहा कि भाई प्रिंट के लोग तो बातचीत नहीं कर पाए, उन्हें कुछ भी नहीं सुनाई दिया कि आपने क्या बोला है, तो आप क्या दोबारा आ जाएंगे। तो सचिन ने कहा ठीक है मैं दोबारा कर लेता हूँ आपके लिए। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए उन्होंने की मैच से पहले, उसके बाद आके उन्होंने सारा प्रिंट मीडिया के लिए तमाम उसी तरह के सवाल दोबारा और बड़ी शांति के साथ उन्होंने वहां पर जवाब दिए। तो काफी हमने कई खेल अधिकारी देखे जो बड़ी अकड़ में रहते थे। ललित मोदी को हमने देखा, उन्होंने आईपीएल में लगा दिया कि भाई जो फोटोग्राफ्स वगैरह होंगी उन सबकी पेमेंट करनी पड़ेगी एजेंसीज को। इसको लेकर बड़ा हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, एडिटर गिल्ड से लेकर बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल रहा था।
ऐसे में दिल्ली में फिरोजा कोटला में जो नया पवेलियन बना उसका उद्घाटन करने के लिए शरद पवार साहब आए थे। शरद पवार साहब को हमने बोला खेल पत्रकारों ने कि भाई ये मसला आ रहा है, तो शरद पवार ने कहा कि हाँ मुझे पता है, और मैंने ललित मोदी को कह दिया कि आई डोंट वांट टू लिसन एनी कंप्लेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो आप जस्ट वेट फॉर 24 आवर्स एंड यू विल गेट सम गुड न्यूज। और अगले दिन ही ये खबर आ गई कि वो सारी चीजें जो भी ऑब्जेक्शन थे सब खत्म कर दिए गए और ललित मोदी ने एकदम सारी बातें मीडिया की मान ली। तो हमने ऐसे खेल अधिकारी भी देखे जो इतने प्रभाव के साथ अपना वर्चस्व चलाते थे। राजा रणधीर सिंह देखे आईओए के सेक्रेटरी जनरल, जो खेल पत्रकारों के साथ इतनी तन्मयता से मिलते थे, प्यार से मिलते थे, और उनके जैसा होस्ट जो अपने घर में वो दावत दिया करते थे, तो उनके जैसा होस्ट आसानी से दूसरा मिलना मुश्किल है। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पेश आते थे। आपके जो खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू साहब, वो खेल पत्रकारों के साथ पूरी जानकारियां साझा करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज में खेल पत्रकारों के ऊपर खेलों के स्टेडियम में जाने पे बैन है। एक बार मैंने उनसे पूछा कि भाई हम अगर स्टेडियम में जाते हैं दिल्ली में किसी और बोलते हैं कि हम खेल पत्रकार हैं, तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता। हम कुछ और बोल के अंदर चले जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन खेल पत्रकार बोलेंगे तो हमें रोक दिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि हम खेल पत्रकारों का सहयोग चाहिए हमें खेलों को बढ़ावा देने के लिए। तो रिजिजू साहब ने माना, बोले हाँ हमने कह रखा है ये, क्योंकि खिलाड़ियों को डिस्टर्बेंस होती है, तो ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ी लगे हुए हैं तो उनकी वो डिस्टर्बेंस होनी नहीं चाहिए। हालांकि दिल्ली में उन दिनों कोई भी ऐसा ओलंपिक का कैंप नहीं चल रहा था। तमाम जो स्टेडियम जहां खिलाड़ी नहीं भी आते इंटरनेशनल लेवल पे, वहां पे भी रोक लगाई जाती है। तो ये सब भी चीजें देखी और खेल मंत्री को ये एक्सेप्ट करते हुए भी हमने देखा कि भाई हाँ हमने रोक लगा रखी है खेल पत्रकारों के ऊपर। तो खेल पत्रकारों का सहयोग भी चाहता है खेल मंत्रालय और उनके ऊपर रोक भी लगाता है। तो इस तरह की दोनों चीजें देखी। पहले जहाँ खेल अधिकारी खेल पत्रकारों के साथ खुद संपर्क करते थे, कोई न्यूज छपवानी हो कुछ हो, अब जो है एक दौर चल पड़ा है कि या तो उन्होंने अपने यहाँ एक ऐसा डिपार्टमेंट बना लिया कि जो कि खेलों की रिलीज भेजता है खेल पत्रकारों को, उनके दफ्तरों को या तमाम पत्रकारों को इंडिविजुअली, या फिर जो PR एजेंसी हैं वो बड़ी हावी हो गई। अब मैक्सिमम जो है इंटरव्यूज आपको करने हैं तो आपको उस PR एजेंसी के साथ करना पड़ेगा, या अलग अलग टीमों ने अपने मैनेजर्स, मीडिया मैनेजर्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए आपको बात करनी पड़ेगी, या वो जो आपको सूचनाएं आप तक पहुंचाएं। तो ऐसे में कुछ चीजें जो है बहुत बढ़िया हैं, जैसे हॉकी इंडिया वो बहुत बढ़िया काम करती है, उसकी तरफ से तमाम सारी जानकारियां इंफॉर्मेशन पहुंचती है, वो उनका बहुत अच्छा काम है। फुटबॉल फेडरेशन जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, उसकी तरफ से तमाम सारी जानकारियां मीडिया तक पहुंचती हैं। तो ऐसे बहुत सी चीजें, कुछ लोग अच्छा कर रहे हैं, कुछ की जानकारियां बिल्कुल भी नहीं पहुंचती। तो खेल पत्रकारिता के ये तमाम बदलाव, और मुझे लगता है कि भी आने वाले समय में और भी बहुत से बदलाव आएंगे। खिलाड़ी जो पूर्व खिलाड़ी हैं उनके लिए वो खेल पत्रकार की भूमिका में आजकल नजर आते हैं, तमाम चैनलों में वो बुलाए जाते हैं। अब देखिए पहले जहां पत्रकार बुलाए जाते थे, हाँ इस मामले में थोड़ा सा आकाशवाणी को मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा अलग उन्होंने अभी अपना रखा हुआ है, खेल पत्रकारों को अपने कार्यक्रमों में जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि वो एक उनका एक पैटर्न है कि भाई जब कमेंट्री होती है क्रिकेट की तो वो एक खिलाड़ी को बुलाते हैं, किसी पूर्व खिलाड़ी को, साथ में खेल पत्रकार को बुलाते हैं। लेकिन दिलचस्प चीज वहां भी ये है कि भाई जो खेल पत्रकार है ज्यादातर हिंदी के कार्यक्रम, जैसे खिलाड़ी तो वो कमेंटेटर 2 हिंदी के चलते हैं टेस्ट मैच में, 2 अंग्रेजी के चलते हैं। वनडे मैच होगा तो एक हिंदी का कमेंटेटर होगा, एक अंग्रेजी का होगा। लेकिन जो खेल पत्रकार होगा उसमें ये नहीं करा जाता, उसमें वो ढूंढते हैं कि बाइलिंगुअल हो, कि जो दोनों भाषाएं बोल सके। तो ये एक अलग चीज क्यों है ये हमारी भी समझ में नहीं आता कि जब आप कमेंटेटर एक हिंदी का रख सकते हैं, एक अंग्रेजी का रख सकते हैं, तो 2 एक्सपर्ट जब आप बुलाते हैं तो एक हिंदी बोलने वाला बुला सकते हैं, एक अंग्रेजी बोलने वाला बुला सकते हैं, लेकिन यहाँ हिंदी की अनदेखी है। और एक रोचक किस्सा मैं आपको बता, तो रेडियो से जुड़ा ही जब चल रहा है, तो राज्यवर्धन राठौर जो है बहुत नामी निशानेबाज, देश के ओलंपिक मेडलिस्ट, वो खेल मंत्री थे और साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी थे। तो एक बार हम रेडियो की तरफ से उनका इंटरव्यू करने के लिए गए, तो वो इंग्लिश के प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू था, तो लगभग 20 मिनट उनसे इंग्लिश में इंटरव्यू हो गया और बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा। तो जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो राठौर ने बोला कि भाई ये अंग्रेजी के प्रोग्राम रेडियो में सुनता कौन है, बहुत कम लोग सुनने वाले हैं। अब जो प्रोग्राम बना रहे थे उनके लिए थोड़ी सी एक समस्या हो गई कि भाई ये तो खेल मंत्री तो है ही है, लेकिन साथ साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी है। फिर ये तय हुआ कि चलो हिंदी में भी कर लेते हैं इनका प्रोग्राम। फिर वो सारा इंटरव्यू जो है लगभग 15 मिनट का फिर हिंदी में भी रिकॉर्ड हुआ। तो एक INB मिनिस्टर जो है वो तो हिंदी को इम्पोर्टेंस दे रहा है, लेकिन जो रेडियो का
कमेंट्री वाला डिपार्टमेंट है, जहाँ से कमेंट्री हो रही है, वहाँ हिंदी की अनदेखी हो रही है। जो अंग्रेजी के पत्रकार हैं उनसे हिंदी बुलाई जाती है कि जो उतनी परफेक्टली हिंदी बोलते नहीं है, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये एक बड़ी हैरानी की बात है कि हिंदी की अनदेखी आकाशवाणी में क्यों हो रही है। हमने देश के पहले प्रधानमंत्री देखे ये नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जो कि खेलों के ऊपर इतनी चर्चा करते हैं अपने मन की बात कार्यक्रम में। अनेक बार उन्होंने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत ही जो है अपने खेलों के ऊपर से की, खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं, उनके संघर्ष के बारे में चर्चा करते हैं, उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव देखा है। प्रधानमंत्री जी खिलाड़ियों से मिलते हैं, खिलाड़ियों के विवाह समारोह में जाते हैं, और जब खिलाड़ी पदक जीत के आते हैं तब तो उनसे मिलते हैं। उनकी रवानगी से पहले भी उनके साथ कार्यक्रम रखते हैं। खेल मंत्री ने कई बार बताया कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खेलों की बारे में जो है समीक्षा बैठक लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई क्या तरक्की चल रही है। तो ये सब बदलाव एक खेल पत्रकारिता के अंदर आए हैं। खेल मंत्रालय इसमें काफी अच्छा चल रहा है, काफी सूचनाएं उसकी तरफ से आती हैं लगातार, और इस वजह से वो सूचनाएं जो है आम जनता तक भी पहुंच रही हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ा चेंज पिछले 10 साल के अंदर हमने ये देखा खेल पत्रकारिता में, जो स्थानीय खेल है वो खेल के पन्नों से गायब होते जा रहे। ज्यादातर अगर हम अंग्रेजी अखबार देखें तो वो इंटरनेशनल खबरों पर उनका ज्यादा जोर रहता है, फिर नेशनल खबरों के ऊपर रहता है। लेकिन जो स्थानीय खबरें थी, जो कभी खेल पन्नों की जान हुआ करती थी, जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनके नाम छपते थे, फोटो छपती थी, बड़ी बड़ी उनके बारे में जानकारियां छपती थी, उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारियां, और लोकल स्पोर्ट्स को जा जाके पत्रकार खुद ग्राउंड में बैठ के कवर किया करते थे। तो वो चीजें अब देखने को मिलती नहीं है। और एक जमाना था जब अखबारों के खेल संपादक खुद बैठ के नूर एनडीसीएम और नेहरू हॉकी जैसे टूर्नामेंट कवर करते थे, और उस समय एक बड़ा दिलचस्प नजारा ये भी देखने को मिलता था कि कई बार जो प्रेस के बैठने की जगह के आसपास के दर्शक होते थे वो रिपोर्टें पढ़ के फिर पत्रकारों से सवाल जवाब भी करते थे कि आपने ये कैसे लिख दिया, क्योंकि वो किसी न किसी टीम के समर्थक होते थे। तो एक अच्छा मतलब स्पोर्टिंग वातावरण बनता था, और जो पत्रकार हैं, खेल पत्रकार, उनको खिलाड़ियों के बारे में फर्स्ट हैंड जानकारी उनके खेल के बारे में मिलती रहती थी, वो वहां पर देखते रहते थे। जो कि अब वो चीजें नदारत हैं, और जो स्थानीय खिलाड़ी हैं उनको इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि मीडिया में उनकी खबरें बहुत कम आती हैं। जब वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करते हैं तभी वो चीजें यहाँ पर चमकती हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो आज की जो चर्चा मैंने आपके साथ की है, इसमें कई दिलचस्प घटनाएं भी जुड़ी, कुछ चीजें अभी रह भी गई होंगी। खेल पत्रकारों को तमाम कई जगह से धमकाया भी जाता है, कभी खिलाड़ियों के फैन धमकाते हैं, तो कभी खुद खिलाड़ी या उनके माता पिता का धमकाते हैं। मुझे भी एक बड़े ओलंपियन खिलाड़ी, देश के बड़े नामी, उसके पिता ने एक बार धमकी दी थी, लगभग 3 दशक पहले की बात होगी, 2.5-3 दशक पहले, कि मैं आपको घर से उठवा लूंगा। उनका तर्ज ये था कि जाति के नाम पर कि आप गढ़वाल के रहने वाले हैं और गढ़वाल के खिलाड़ी के बारे में आप जो है उसकी आलोचना लिख रहे हैं, जबकि मद्रास के जो पत्रकार हैं, साउथ इंडियन पत्रकार, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये इस आधार पर नहीं होता कि भाई वो गढ़वाल का रहने वाला खिलाड़ी और मैं भी गढ़वाल का हूं तो मैं उसकी इस बात पे उसकी आलोचना करूं। जो उसकी कमियां हैं, जो चीजें गलत जानकारी आप लोग दे रहे हो, उसके बारे में तो हमें कहना ही पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें, घटनाएं, ये भी एक खेल पत्रकारिता का हिस्सा है। कई बार हमने वो खिलाड़ी भी देखे कि जिन्होंने प्रेस बॉक्स में आके एक बहुत नामी टीवी चैनल के पत्रकार को, जबकि वो उस समय वो अखबार में हुआ करते थे, उनकी किसी लिखी बात पर उस खिलाड़ी को ऑब्जेक्शन था, तो उसने आके वहां पर फिरोजशाह कोटला में प्रेस बॉक्स के अंदर उसको धमकाया। बाद में ये चीजें सामने आई तो उस समय मदन लाल जो है वो नेशनल सिलेक्टर होते थे नॉर्थ जोन से, तो उन्होंने कहा भाई इस खिलाड़ी को आके यहाँ धमकाने के बजाय पत्रकार को मैदान में 5 विकेट लेकर इन्हें गलत साबित करना चाहिए था कि भाई जो आपने लिखा वो गलत है, मैंने देखो ये प्रदर्शन मैंने यहाँ पर मैच में किया है। तो इस तरह की चीजें भी खेल पत्रकारिता का हिस्सा ये चली आती हैं। कई बार बहुत अजीब व गरीब से ऑब्जेक्शन होते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि मैंने एक खिलाड़ी का लिखा कि भाई उसने अपने आदर्श जहीर खान के पैर छुए। वो मुस्लिम समाज, मुस्लिम धर्म का खिलाड़ी था, तो उसके एक रिलेटिव का मेरे को फोन आ गया, बाटला उसमें वो रहते थे दिल्ली के ओखला के पास। उन्होंने कहा कि भाई हमारे परिवार में तो पैर छूने की परंपरा नहीं है, आपने ये कैसे लिख दिया, मुसलमान लोग किसी के पैर नहीं छूते। अब मैंने कहा भाई देखो जहीर खान खुद मुसलमान है और तमाम खिलाड़ी वहां पर, वो तेज गेंदबाजों का कंटेस्ट था और दिल्ली के रोशनारा क्लब में वहां तमाम खिलाड़ी उनके पैर छू रहे थे। तो ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि मतलब आप किसी के पैर छूने के ऊपर इतना बड़ा हंगामा वहां पर मच गया, उनके फोन पे फोन आने लग गए, तो बड़ी मुश्किल से उनको समझाया गया कि भाई हमारी नीयत खराब नहीं थी और जो चीज हमने देखी है वो चीज यहाँ पर लिखी है।
तो खेल पत्रकारों को कई तरह की मतलब इस तरह की चीजें जो है समझनी पड़ती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। ये सब एक प्रोफेशन का हिस्सा है। उसके बावजूद भी आज जो खेल पत्रकारों की स्थिति है वो वैसी नहीं है कि जो दूसरे पत्रकार होते हैं। दूसरे पत्रकार हमने बहुत तरक्की करते थे कि खेल पत्रकार एक अपने जो है 2 पन्नों तक सिमट के रहता है वहां पर। और लेकिन एक चीज चेंजेस ये आए कि अब एडिट पेज जिसमें छपना कभी बड़ी प्रतिष्ठा की बात मानी जाती थी और खेल के लिए बहुत कम छपते थे, लेकिन अब उसमें काफी संख्या में वो छपने लगे हैं। तमाम चैनल जो हैं उनके लगभग शाम को प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम ज्यादातर क्रिकेट को लेके समर्पित रहते हैं। इस मामले में जो डीडी न्यूज है, दूरदर्शन है, वो जो ओलंपिक लेवल के खेल हैं, मतलब जो खेल ओलंपिक में आयोजित होते हैं, उनकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप हो, दूसरी चीजें हो, उनको बढ़ावा देता है, उसमें वो ज्यादा आते हैं। जबकि प्राइवेट चैनलों का जोर ज्यादातर क्रिकेट के ऊपर रहता है। तो काफी बदलाव पिछले 3-4 दशक के अंदर मैंने खेल पत्रकारिता में देखे, उनमें से काफी चीजों का आपको अवगत कराया। उम्मीद है आपको ये सब चीजें कुछ पसंद आई होंगी, कुछ बातें। और हम चाहेंगे कि अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि भाई इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनको खेलों के ऐसी रोचक और दिलचस्प किस्से लगातार सुनने को मिलते रह सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।